हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार पुलिस मध्य निषिद्ध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ये हम 5 करेंगे। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम जो ये बहुत जल्द यानी कि 14 मई को होने वाला है, ठीक है। और टाइम जो है आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि एकदम क्या है, रिपीटेड प्रश्न है, जो कि एग्जाम में जो है सीधा सीधी हो सकता है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यदि हम 50 प्रश्न करवाते हैं तो 20 का मतलब कन्फर्म जो है आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। हम वैसा प्रश्न करवाते हैं। तो ठीक है, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको प्रश्न देखकर समझ में आ गया होगा कि कैसा प्रश्न हम करवाते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को जो है मतलब शुरू से अंत तक विजिट करना है, तभी जाकर के जो आपको वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो ये किसने किया था। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो ये किसने किया था। देखो, प्रश्न वैसा पूछता है कि लगता नहीं है कि वो प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो आ सकता है, लेकिन वही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है, जैसे कि आपको प्रश्न देखकर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो है किसने किया था। तो देखो कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो है ये गैरीवाल्डी ने किया है। किसने किया है, ये गैरीवाल्डी ने किया है। लेकिन हम बात करें कि गैरीवाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार भी कहा गया है। गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा गया है। लेकिन इटली के एकीकरण के 3 रत्न थे, जिसमें से पहला था कि जोसेफ मेजनी, ठीक है, दूसरा था गैरीवाल्डी और तीसरा था काउंट कावुर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, देखो जैसा प्रश्न आपको आगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा जो है ये किस राज्य में नहीं गुजरती है। देखो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी जाकर के आपको वीडियो जो समझ में आने वाला है। देखो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा यदि पूछ देगा तो ये 82.82 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये जो है ना पूर्वी देशांतर 5 राज्य यानी कि 5 राज्य में गुजरती है। जैसे कि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ से गुजरता है। लेकिन ये जो है ना महाराष्ट्र जो है यहाँ से नहीं, महाराष्ट्र जो है यहाँ से नहीं गुजरता है। और यहाँ एक प्रश्न पूछता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसे भी याद रखना है, ये कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, कौन सा रेखा गुजरता है, ये कर्क रेखा गुजरता है। और ये कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में कौन सा जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। देखो 1565 में जो है ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, ये जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। देखो ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ये जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। देखो इस युद्ध का जो है ना सेना ने केवल मतलब बरार शामिल नहीं था, लेकिन फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध जो है तालीकोटा में ही लड़ा गया था। किंतु यह युद्ध जो है वास्तविक क्षेत्र जैसे राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच में मतलब हुआ था। ठीक है, और तालीकोटा के युद्ध के समय जो है ना विजयनगर का शासक जो ये सदाशिव राय था। ठीक है, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में ही था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 4 नंबर की कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। यानी कि कोणार्क मंदिर का देवता जो किसे कहा जाता है। तो कोणार्क का मंदिर का देवता जो ये सूर्य को कहा जाता है। कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो ये अन्य लवार के चालुक्य काल में बनाया गया था। लेकिन कश्मीर के सूर्य मंदिर का निर्माण जो ये ललित मुक्ता पीठ ने कराया था। और बिहार के औरंगाबाद में देव मंदिर सूर्य से संबंधित है। इसे भी अच्छी तरह से याद रखना है कि बिहार के औरंगाबाद में जो है देव मंदिर इसे सूर्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 5 नंबर की इनाम भूमि किसे दिया जाता था।
इनाम भूमि जो है ये किसे दिया जाता था? देखो इनामी भूमि वह भूमि है जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, मेरी याना ट्रेंच किस महासागर में जो है स्थित है? मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में जो है स्थित है? देखो क्या कहते हैं मेरियाना ट्रेंच, ये मेरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में जो कि स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में जो है स्थित है। लेकिन मेरियाना गर्त की कुल लंबाई मतलब क्या कहते हैं गहराई की हम बात करें तो 11,022 मीटर, ठीक है, टोटल इसकी गहराई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध जो है यह किस नदी पर बना हुआ है? देखो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और ये कृष्णा नदी कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन का जन्म यानी कि प्रथम शताब्दी के आसपास में हुआ था, और नागार्जुन ने कनिष्क के दरबार में ख्याति पाई थी। ठीक है, और नागार्जुन के महान शासक का जनक माना जाता है, जो कि कनिष्क के शासन काल में अलग शाख मतलब क्या था बनाया था, और नागार्जुन को शून्यवाद का जनक भी माना जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं इन्होंने माध्यमिक सूत्र से मतलब सापेक्ष सिद्धांत को दर्शाती है कि इस कारण इनकी तुलना आइंस्टीन से भी किया गया था, लेकिन आइंस्टीन को संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, जो कि दार्शनिक भी था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार जो ये किस राज्य में स्थित है? देखो कुगटी वन्य पशु विहार ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। देखो किबुल लमाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखो क्या कहते हैं एक प्रश्न पूछता है कि सोमेश्वर यानी कि अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखो सोमेश्वर अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है कर्नाटक में स्थित है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल जो है ये सबसे अधिक है? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? यह राजस्थान है। वही पूछेगा कि भारत के मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है ये कौन सा है? तो ये सिक्किम है। ठीक है, क्या ये सिक्किम है। वही पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या के अनुसार पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और सबसे छोटा भी सिक्किम ही है। ठीक है, यानी कि छोटा में दोनों मतलब सेम है। और पूछता है कि साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साक्षरता की दृष्टि से ये केरल है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये केरल है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य लेकिन साक्षरता की दर से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर के, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। देखो घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह जो ये लक्षद्वीप, क्या है? ये लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप ये प्रवाल द्वीप है, जो कि क्या कहते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर में बड़मोडा प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके मतलब विरुद्ध था। चिपको आंदोलन जो ये मुख्य रूप से जो है किसके विरुद्ध था। देखो चिपको आंदोलन जो ये वन कटाई के विरुद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ये चिपको आंदोलन के दौरान जो है ना उत्तराखंड के वनों में वन काटने से रोक लगाने के लिए स्थानीय निवासी ने जो है पैरों से चिपक कर आंदोलन जो है कि शुरू किया था। ठीक है, पैरों से चिपक कर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वन कटाई हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है 12 नंबर की ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से पुकारा जाता है। देखो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से पुकारा जाता है, जमुना के नाम से। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। वही गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है संगपो, हिमाचल प्रदेश में तिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13 नंबर की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल से हो जाएगा कि आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। देखो पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा ये 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, और इसके द्वारा संविधान का भाग 9 संविधान का ये भाग जो है 9 संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243 भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 9 तक यानी कि अनुसूचित मतलब जो है 11 का प्रावधान किया गया है, जिसमें पंचायती संस्था को प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुमेलित जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है। देखो ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, इनकी आर्टिकल की बात कर रहा है, तो जैसा कि ये सुमेलित नहीं है देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी में। देखो ये अनुच्छेद क्या कहता है 29 दिया हुआ है। देखिए अनुच्छेद 30 में शिक्षण, यहाँ पर जो है अनुच्छेद 30 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 29 दिया गया है। ठीक है, कि अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है। ठीक है, वही 29 के तहत जो होता है कि अल्पसंख्यकों की लिपि और संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 17 नंबर की थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में जो है किया जाता है। बताइए। देखो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग यानी कि विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों के संदर्भ में जो है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जैसा कि आपको समझ में वीडियो जो है आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो जाए तो तुरंत कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न बताइए 18 नंबर की एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। बताइए। देखो स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है कि जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा जो है कौन सा कर जो है लगाया जाता है।
देखो भारत में राज्य सरकार के द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क पर लगाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के केंद्र राज्यों के बीच यानी कि वित्तीय संबंधित यानी कि प्रावधान अनुच्छेद 264 से 300 के बीच वर्णित किया गया है। ठीक है, इसे ही याद रख लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 20 नंबर की मथु मलाई यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित है। देखो मथु मलाई राष्ट्रीय उद्यान ये जो तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है गर्म पानी का धारा नहीं है। देखो हम बोल्ट जो ये धारा गर्म पानी की धारा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो अगला प्रश्न है 22 नंबर कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो ये यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 23 नंबर की विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह किस नदी से संबंधित है। देखो विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये एंजिल जलप्रपात है, इसे भी याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये एंजिल जलप्रपात है। यह केरो नदी पर यानी कि वेनेजुएला में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये जोगी या गुरसप्पा जो कि महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, और सबसे बड़ा जलप्रपात ये ग्वायर जलप्रपात जो कि एल्टो प्राणा नदी पर यानी कि सबसे चौड़ा की हम बात करें तो ये खोन जलप्रपात जो कि लाओस में है। और महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में श्रावस्ती नदी पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों पर कहाँ लगाया था। बताइए सबसे पहले। देखो ये सूरत में, कहाँ पर लगाया था, ये सूरत में लगाया था। सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है खोला था, लेकिन 1608 ईस्वी में। कब, ये 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री सूरत में खोली थी। लेकिन पुर्तगाली ने पहली व्यापारिक कोठी ये कोची में खोली थी, लेकिन 1611 ईस्वी में। कब, ये 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेज ने प्रथम कारखाना यानी कि मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कारखाना जो ये 1668 ईस्वी में। कब, ये 1668 ईस्वी में फेंको कैसे के द्वारा सूरत में खोला गया था। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी कारखाना जो है ये पांडिचेरी में खोला गया था। और फ्रांसीसी अपना कंपनी यानी कि सरकार नियंत्रित कंपनी थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लासो द्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है। बताइए। देखो इसको जो है ना लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है लक्षद्वीप सागर के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, लक्षद्वीप के सागर के नाम से। देखो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है अरब सागर में जो है कि स्थित है। ठीक है, अरब सागर में। और लक्षद्वीप ये कोरल निर्मित द्वीप है। और लक्षद्वीप का आकार जो घोड़े के नाल के समान है। लक्षद्वीप का आकार जो है ये घोड़े के नाल के समान है। और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट ये केरल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, यदि आप फिलिथेयो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे। देखो दिल्ली का अपना क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ जो है ना, यदि आप फिलिथेयो द्वीप हैं तो मालदीव देश में होंगे। कहाँ पर होंगे, तो आप जो है ये मालदीव देश में होंगे। देखो मालदीव ही हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो हिंद महासागर में स्थित है। और मालदीव भारत के निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। और मालदीव की राजधानी जो ये माले है। कहाँ, ये माले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न बताइए 30 नंबर कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है। तो वो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। क्या है? दिल्ली का अपना जो है क्या एक उच्च न्यायालय है। ठीक है। और साथ राज्यों में यानी कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 25 है। कितना? 25 है। लेकिन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में यानी कि 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सी है? ये इलाहाबाद है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स इनकी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू। कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति को कौन जो है परामर्श देता है? इनकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय ये कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति के परामर्श देता है, तब जाके वे जो है परामर्श के लिए कहता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 33 नंबर की, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो ये कब किया गया था? देखो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद यानी कि हंटर आयोग का गठन किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है। जलियांवाला बाग। देखो इस हत्याकांड की जांच के लिए इसका गठन किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ये लॉर्ड्स जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुआ था। और 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय जगत क्या कहते हैं नारायण, शाहजाबाद, सुल्तान, चमन लाल और सीता और लावाड़ यानी कि सभी सदस्य शामिल थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर की, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य जो ये क्या होता है? देखो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य जो होता है ये निर्यात को बढ़ावा देना होता है। क्या होता है? ये निर्यात को बढ़ावा देना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निर्यात का बढ़ावा देना। देखो अब तक मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। एक तो हुआ है 1949 में। देखो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। पहला हुआ है कि 1949 में हुआ है, और दूसरा कब हुआ है? तो 1966 में हुआ है, और तीसरा जो है ये हुआ है 1991 में हुआ है। यानी कि 3 बार हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज हम लास्ट प्रश्न करने वाले हैं 35 नंबर की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंशीय शासकों के द्वारा जो है किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। देखो नाम भी याद रखना है, धर्मपाल ने किया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये भागलपुर में किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और इन दोनों विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक यानी कि क्या कहते हैं बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ठीक है। ये सभी फैक्ट को याद रखना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।